in the series Bridge course which is being conducted for the 10th to 11th moving students. Okay, clear hai? As we all know, we have started this course for the 10th to 11th moving students, just that they don't feel any difficulties when we will actually be taking classes of the 11th class. ठीक है ना? अब देखो, तो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे ऑस्मोसिस की, अपन बात कर रहे थे, अपना जो मेन टॉपिक चल रहा था दैट वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपन ने स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था, फिर अपन ने डिफ्यूजन की बात करी थी और ऑस्मोसिस अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, अपन ने कुछ केसेस देखे थे, कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि क्या होगा अगर अपन किसी सेल को प्लेस करते हैं एक हाइपोटोनिक कंडीशन में, एक हाइपरटोनिक कंडीशन में एंड isotonic condition. Okay, so when a cell is placed in a hypotonic condition, the water will move inside the cell and the cell will swell. Cell क्या हो जाएगा? फूल जाएगा. ठीक है ना? क्लियर सबको? नेक्स्ट, इन द सेकंड केस when the cell was placed in a isotonic condition, the cell will remain the same size because there will be no net movement of water. ठीक है ना? जितनी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की सेल के अंदर है उतनी ही कंसंट्रेशन सोल्यूट टू सॉल्वेंट की सेल के बाहर है. यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर जो एनवायरमेंट है, जो कंसंट्रेशन है, रिलेटिव कंसंट्रेशन वो सेम है, तो कोई भी नेट मूवमेंट होगा ही नहीं वाटर का. ठीक है. थर्ड, अपन ने जब बात करी थी व्हेन द सेल वाज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक कंडीशन देन देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड द सेल. द वाटर विल मूव फ्रॉम सेल टू आउटसाइड द सेल. ठीक है ना? क्लियर सबको? ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट थी वो कहाँ ज्यादा थी? बाहर ज्यादा थी. दैट इज द हाइपरटोनिक कंडीशन. ठीक है ना? ये अपन ने बात कर ली थी. तो इस चीज को ध्यान रखना, इसको आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है. हाइपोटोनिक में सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, आइसोटोनिक में सेल की साइज बिल्कुल सेम रहने वाली है और हाइपरटोनिक कंडीशन में जो सेल है वो पिचक जाएगा. ठीक है ना? सेल विल श्रिंक. क्लियर सबको? तो देखो नेक्स्ट अगर आप आगे की बात करते हैं तो देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? दैट इज फ्लूइड नेचर है. ठीक है. इसका मैंने आपको ये बताया था कि जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिसकी अपन स्टडी करते हैं दैट इज बीइंग द मोस्ट एक्यूरेट मॉडल. ठीक है. दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ठीक है ना? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है ये इसकी डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे 11th क्लास में. फिलहाल के लिए बस इतना अपन समझ लेते हैं बेसिक कि ये समझाने की कोशिश करता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर कैसा है. ठीक है ना? अपन नेचर की बात करते हैं ना कि किसी सब्सटेंस का नेचर क्या है. ठीक है. ये सॉलिड है, लिक्विड है या फ्लूइड है, कैसा नेचर है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो कैसा है? फ्लूइड है. ठीक है. बेसिकली ये फ्लूइड नेचर का है. तो आप ऐसे इमेजिन करो कि एक राउंड बॉल है. ठीक है ना? एक स्फेरिकल बॉल है. ठीक है. और जो किसकी बनी हुई है? फ्लूइड की बनी हुई है. ठीक है. तो उसमें कोई भी सब्सटेंस जो इधर से उधर फ्लो कर सकता है ना? इस तरीके से आपको एक फुटबॉल मान के चलनी है जो कि किसकी बनी हुई? पूरी की पूरी फ्लूइड की बनी हुई है. ठीक है ना? एक वाटर का बबल है. तो कोई भी सब्सटेंस अगर इधर रख दिया आपने तो वो इस तरीके से मूव कर सकता है. ठीक है ना? क्लियर है? तो यही क्या कहलाता है? दैट इज ड्यू टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. क्लियर है? अब देखो, तो इस फ्लूइड नेचर की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक जो नेचर होता है वो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है. दिस फ्लूइड नेचर प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है ना? क्लियर है सबको? तो देखो अब इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होता क्या है? हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं. फर्स्ट इज एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस फर्स्ट इज एंडोसाइटोसिस. अब देखो जो फ्लूइड नेचर, मैंने आपको क्या बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली एक फ्लूइड नेचर होता है. ठीक है ना? इस तरीके से वो फ्लो हो रहा होता है. क्लियर है? जो फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है वो ऐसे जो है मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं. ठीक है. उसके अंदर जो प्रोटीन है वो भी इस तरीके के मूव कर सकते हैं. तो देखो अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड नेचर है, ठीक है, जो फ्लूइड नेचर है वो उस सेल को इनेबल करती है किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड को इंटेक करने के लिए या किसी भी सब्सटेंस को इंटेक करने के लिए. ये इनेबल करती है कौन? ड्यू टू फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है ना? क्लियर सबको? समझ में आ रहा है सबको? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्योंकि उसका नेचर फ्लूइड है, तो मैंने बताया ना फ्लूइड जो नेचर है, तो अब देखो क्या होगा कि जैसे कोई सब्सटेंस है बाहर, जैसे कोई फूड सब्सटेंस है तो उसको इनगल्फ करना है, तो इसमें हेल्प करती है फ्लूइड, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी. ठीक है ना? देखो पहले इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे ये प्रोसेस होता है. पहले अपन इसको लिख लेते हैं. देखो फ्लूइडिटी और वी कैन से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
fluidity or flexibility of plasma membrane enables the cell to engulf food particles, food material, or rather we can say food material and other substances from outside environment. ओके, क्लियर है सबको? देखो क्या कह रहे हैं हम, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है वो इनेबल करता है उस सेल को कि वो बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड को कैप्चर कर सके, इनगल्फ कर सके, और या फिर कोई दूसरे भी और कोई पार्टिकल तो उसको भी वो इनगल्फ कर सके, कैप्चर कर सके, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंडोसाइटोसिस, ठीक है ना, एंडोसाइटोसिस। क्लियर है? अब देखो इसको अपन समझ लेते हैं होता क्या है। देखो सपोज ये एक मिनट, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सपोज, क्लियर है? अब देखो ठीक है, मैं इस पोर्शन का जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इस यहाँ पे मैं लिपिड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है आपको शो कर रहा हूँ। देखो क्लियर है ना? तो इसको आप समझ सकते हैं, ये जो है इस तरीके से आप मेम्ब्रेन समझ सकते हैं। मैंने सिर्फ इस साइड का जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनाया, ऑल्दो ये जो है पूरी इसकी सरफेस कैसी होती है, इस तरीके की फ्लूइड जो है मोज़ेक मॉडल इसका जो होता है, ठीक है, फ्लूइड नेचर इसका होता है। अब देखो क्या होता है, ठीक है, जब कोई पार्टिकल आता है, ठीक है, जब कोई पार्टिकल आता है इस जगह पे, देखो ठीक है, सपोज कोई फूड पार्टिकल है और वो यहाँ पे आता है। अब देखो होगा क्या नेक्स्ट, अगर अपन आगे देखें तो देखो इस तरीके से ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर से, देखो ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन है ना, अब ये जैसे यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल आएगा तो ये अंदर से बंद हो जाएगी, अंदर से बल्ज हो जाएगी, ठीक है ना, इनसाइड ये बल्ज हो जाएगी। समझ में आ रहा सबको? क्लियर है? अंदर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा सबको? ठीक है, देखो तो ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे सेम वही अपन बना देते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना? क्लियर है सबको? इस तरीके से समझ लो, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? क्लियर है? फर्स्ट जो है पार्टिकल सेल के साइड आता है, फिर देखो धीरे धीरे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो इसकी जो है फ्लेक्सिबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी फ्लेक्सिबल है, तो अंदर से जो है इससे इस तरीके से वो बल्ज करेगी, अंदर घुसेगी, ठीक है ना। अब इस तरीके से जो है इसका एक डिप्रेशन बन जाएगा। क्लियर है? जैसे अगर अपन बात करें कोई वाटर है, वाटर के अंदर अगर एक डिप्रेशन आ गया, इस तरीके से अपन एक डिप्रेशन लगा दिया है ना, जैसे वो भंवर होता है, ठीक है, वाटर घूमता है तो अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है ना। समझ में आ रहा है सबको? जब ऐसे कुछ तूफान आता है, ठीक है, चक्रवात आते हैं, तो बीच में एक डिप्रेशन बनता है, एक पूरा एक होल टाइप बन जाता है, ठीक है, उस तरीके का यहाँ पे एक डिप्रेशन बन जाएगा। क्लियर है? फिर देखो नेक्स्ट क्या होगा, होने वाला है, फिर नेक्स्ट देखो इस तरीके से जो ये है, अब ये देखो यहाँ से जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से ये देखो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा।
ठीक है ना, इसको अपन समझ सकते हैं दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो फूड पार्टिकल ये कहाँ आ गया, ये इसके अंदर आ गया, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे पहले के जैसी थी वो एज इट इज जो है वापस रिफॉर्म हो जाएगी। Hello, good evening class. So this is the 6th lecture in the series Bridge Course, which is being conducted for the 10th to 11th moving students. Okay, previously in the previous lecture we have discussed about the structure of nucleus, nuclear membrane, and some little topics about the little thing about the chromosomes and DNA. ठीक है ना, अपन ने न्यूक्लियस के बारे में बात करी थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करी थी, डीएनए डिस्कस किया था, क्रोमोसोम डिस्कस किया था अपन ने। ठीक है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस है ये अपन ने बात करी थी। ठीक है ना, क्लियर है, रिमेंबर है सबको, याद है सबको। चलिए देखिए, फिर उसके बाद देखो अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, RER एंड SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका सिंथेसिस होता है, याद है ना सबको। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ इसलिए होता है क्योंकि उसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए जब अपन उसको माइक्रोस्कोप में व्यू करते हैं तो वो अपन को एज ए रफ सरफेस अपन को दिखाई देती है, उबड़ खबड़ रफ सरफेस। ठीक है, राइबोसोम की वजह से। और अब देखो जो राइबोसोम होते हैं, बेसिकली राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, जितना भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो सब राइबोसोम होता है। दैट्स व्हाई RER इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर है आप तक सबको। फिर देखो नेक्स्ट SER की अपन ने बात करी थी कि SER क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि जिसकी सरफेस स्मूथ होती है। ठीक है, स्मूथ क्यों होती है, क्योंकि सरफेस पे कोई राइबोसोम नहीं है। ठीक है, तो राइबोसोम नहीं है तो वो सरफेस अपन को व्यू, जब अपन व्यू करते हैं तब अपन को स्मूथ दिखाई देती है। अब देखो SER किससे रिलेटेड है, SER इज रिलेटेड विद द रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ठीक है ना, क्लियर है, SER इज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, क्लियर है। फिर देखो SER जो है आल्सो इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अपन ने बात करी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो लिपिड पार्ट है वो कहाँ सिंथेसिस हो रहा है, SER में। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए देखें, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया ऑर्गेनल अपन देखेंगे। ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट अपना ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडीज, ठीक है ना, क्लियर है, गोल्जी बॉडीज। अब देखो तो फर्स्ट बात यह थी कि गोल्जी बॉडी, देखो अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी थी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जस्ट जो गोल्जी बॉडी ये उससे कनेक्टेड होती है। ठीक है ना, ये सब पॉइंट अभी अपन लिख लेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है गोल्जी, मतलब देखो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे होते हैं पोर्स। ठीक है, उन पोर्स से कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर्टिकुलरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर जो है नेक्स्ट कनेक्टेड होता है गोल्जी बॉडी। देखिए जब अपन हायर क्लास में जाएंगे तब अपन पढ़ेंगे कि देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम वगैरह जो ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं बेसिकली ये सब एक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ये सब एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसको अपन बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है ना, ये सारे के सारे पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है ना, अब देखो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नेक्स्ट जो कनेक्टेड होते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, एक बार देखो अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ तक तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, देखो यहाँ तक तो अपन स्ट्रक्चर देख चुके थे। ठीक है, सपोज जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और देखो यहाँ से क्या कनेक्टेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो इस तरीके से। ठीक है ना, यहाँ तक तो अपन ने बात करी थी। अब देखो अपन बात करेंगे नेक्स्ट गोल्जी बॉडी की। तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है।
ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। देखो ये अपन ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करी थी, ठीक है ना, न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अभी इनके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, अपन इनके बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर, उनसे कनेक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, क्लियर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे जो अपना पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज गोल्जी, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी, क्लियर सबको, समझ में आया सबको, ठीक है ना। अभी अपन पूरा डिटेल में बात करेंगे कैसे क्या क्या होता है, फिलहाल ये स्ट्रक्चर है। अब चलो, ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्जी, देखो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने बात करी थी, ठीक है, एक वो एर्गोनल है। अब देखो गोल्जी बॉडी में जो गोल्जी है, पहली बात तो गोल्जी का क्या मीनिंग हुआ है, गोल्जी का मीनिंग क्या है, तो देखो एज सच गोल्जी का कोई मीनिंग नहीं है। गोल्जी जो है बेसिकली उन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है ना। किसने डिस्कवरी करी थी, कामिलो गोल्जी ने, ठीक है, कामिलो गोल्जी फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे अपन इसको, इसका जो नाम अपन ने उन्हीं के नाम पे दे रखा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा डिस्कवर्ड बाय कामिलो गोल्जी, ठीक है ना, कामिलो गोल्जी, क्लियर है। तो इन्हीं के नाम पे जो है अपन इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने डिस्कवर किया था। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सेकंड पॉइंट, देखो जो गोल्जी बॉडी होती है, बेसिकली गोल्जी बॉडी होती क्या है, इट इज़ ए, ये मतलब एक नेटवर्क होता है, एक सिस्टम होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, जो कि अरेंज होती है एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में अरेंज होती है और पैरेलली, देखो पैरेलली अरेंज होते हैं। देखो गोल्जी बॉडी देखो क्या होता है, बेसिकली ये एक सिस्टम है जिसमें पैरेलली इस तरीके से जो है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स पैरेलली अरेंज है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, ठीक है ना, और ये पैरेलली अरेंज है। इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं सिस्टर्न्स, क्या बोलते हैं इनको अपन, सिस्टर्न्स, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो अ सिस्टम ऑफ membrane bound vesicles, इसको अपन ब्रैकेट में लिख देंगे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, ओके। अ सिस्टम ऑफ membrane bound vesicles or flattened structures arranged approximately parallel to each other in a stack called cisterns, ठीक है, सिस्टर्न, ठीक है। तो देखो क्या बात बोली अपन ने, गोल्जी बॉडी बेसिकली है क्या, ये एक सिस्टम है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का जो कि अप्रोक्सीमेटली पैरेलली अरेंज है, ठीक है ना। ये एक स्टैक में, स्टैक का मतलब होता है जैसे कॉइन्स होते हैं, ठीक है, तो कॉइन्स को अगर अपन एक के ऊपर एक रखेंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैक, है ना। कॉइन्स एक कॉइन रखा, फिर दूसरा कॉइन रखा, तो ऐसे करके जो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैक, ठीक है। इस तरीके से गोल्जी बॉडी बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, जो कि अरेंज होते हैं एक के ऊपर एक, इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, ठीक है ना, एक के ऊपर एक, इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर्न, ठीक है ना। क्लियर है सबको, डेफिनेशन क्लियर है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड स्ट्रक्चर अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन ए स्टैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्न। समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑफ्टन हैव connections with the ER, mostly RER। देखो
देखो ये यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो बिल्कुल आइसोलेटेड होकर अलग से वर्क करता है, ऐसी बात नहीं है। सेम वैसे ही अगर गोल्जी बॉडी की बात करें तो ये भी ऐसा नहीं कि अलग से बिल्कुल आइसोलेटेड होकर ये अपना अलग वर्क कर रहा है, ये सब साथ में कनेक्टेड है, ठीक है ना। जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनके कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी अपन देखेंगे इसका जो रोल है, जब अपन को समझ में आएगा तब अपन बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि जो गोल्जी बॉडी होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहती है, ठीक है ना। इसकी बिल्कुल एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पाई जाती है, ठीक है। द गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज एट अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इन फैक्ट स्पेसिफिकली टू द आरईआर, ठीक है ना। आरईआर के पर्टिकुलरली ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पाई जाती है, ठीक है, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। यहां तक क्लियर सबको? चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो गोल्जी बॉडी के दो फेस होते हैं, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी के टू फेस होते हैं, देखिए टू फेसेस ऑफ द गोल्जी बॉडी, ठीक है। टू फेस होते हैं, फर्स्ट इज सिस फेस एंड सेकेंड इज ट्रांस फेस, ठीक है। सिस फेस और ट्रांस फेस। अब देखो सिस फेस कहाँ होता है, ट्रांस फेस कहाँ होता है? देखो सिस फेस होता है इस साइड में, ठीक है ना। ये जो साइड होती है इसको अपन बोलते हैं सिस फेस, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट है मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। क्लियर है? ओके तो देखो ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को अपन बोलते हैं सिस फेस, सिस फेस, ठीक है। और इधर वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांस फेस, ठीक है, ट्रांस फेस, ठीक है। अब देखो तो गोल्जी बॉडी जो होती है, देखो गोल्जी बॉडी का ये सिस फेस होता है। सिस फेस कौन सा होता है? सिस फेस वो होता है जो टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा फेस है? सिस फेस है। और अवे फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा फेस है? ट्रांस फेस है। देखो क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया था, है ना। यहाँ पे अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया था, तो ये कौन सा फेज है? सिस फेज है, जिसकी साइड ये मूव कर रहा है इस तरीके से, जो फेस कर रहा है, ठीक है ना। ये किस साइड फेस कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड तो फेस कर रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे सिस फेज। और ये वाला जो फेज है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर अवे फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फेस कर रहा है, इसको अपन बोलेंगे ट्रांस फेज, ठीक है। तो सिस फेज और ट्रांस फेज, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं अपन, सिस फेस हो जाएगा टुवर्ड्स द ईआर, ठीक है ना। सिस फेस क्या है? टुवर्ड्स द ईआर है, ठीक है। सेकंड देखो ट्रांस फेस, अवे फ्रॉम द ईआर, अवे फ्रॉम द ईआर, क्लियर है। अब देखो तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? सिस फेज और ट्रांस फेज हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली देखो जो सिस फेज होता है, सिस फेज से कोई भी देखो बेसिकली गोल्जी बॉडी का जो रोल होता है क्या होता है? पैकेजिंग में रोल होता है। देखो कभी देखो आप जैसे आपकी किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी हो रही है ना, आपके किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, ठीक है, और या फिर आपको कहीं जाना है, किसी पार्टी में जाना है, ठीक है, तो आप गिफ्ट लेके जाते हो उसको, है ना। गिफ्ट लेके जाते हो क्यों नहीं जाते हो? क्लियर सबको? आई थिंक गिफ्ट लेके सब जाते हैं, क्लियर है। अब देखो सपोज आपने कोई आपने कोई बैट परचेज किया, कोई भी आइटम परचेज किया आपने, ठीक है। तो देखो परचेज करने के बाद क्या आप उसको एज इट इज ऐसे कैसे ही उसको लेके जाओगे? सपोज आपने कोई भी आइटम परचेज किया, ठीक है ना, कुछ भी, अब क्या आप उसको परचेज करने के बाद क्या आप उसको एज इट इज ऐसे कैसे ही अपने फ्रेंड की पार्टी में लेके जाओगे? ठीक है ना, क्लियर समझ में आ रहा है सबको? किसी भी प्रोडक्ट आपने जो खरीदा है, कोई गिफ्ट खरीदा, उसको आप एज इट इज लेके जाओगे क्या अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में? नहीं लेके जाओगे ना, क्योंकि पहली बात तो बहुत अटपटा सा लगेगा, है ना। वो सोचेगा कि ये क्या है, ये क्या लेके आया है, ठीक है, या तो इसको पैक करके लाता कुछ, ठीक है, या फिर देखो वो डैमेज होने का भी खतरा होता है वहां पे उसको,
ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि उसको डैमेज होने का खतरा होता है, वो उसको कुछ भी डैमेज हो सकता है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसीलिए अपन उसको ऐसा नहीं कि अपन उसको खरीदते ही उसको डायरेक्ट अपन जो है अपना फ्रेंड जो अपना जिसकी पार्टी में अपन जा रहे हैं अपन उसको एज ए डायरेक्ट अपन उसको दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। अपन उसको क्या करेंगे, एक बढ़िया तरीके से पैक करेंगे, है ना, पैक करेंगे। क्यों पैक करेंगे, क्योंकि एक तो ये कन्वीनियंट है, ठीक है, गिफ्ट के इस तरीके से पैक करके इसको रखने में कन्वीनियंट है, ठीक है। सेकेंड थिंग, प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे मान लो आपने गिफ्ट परचेज किया तो रास्ते में बारिश आ गई मान लो, ठीक है, आंधी आ गई या कुछ भी हो गया, फिर सपोज आप गिर गए मान लो, ठीक है ना, मान लो आप जैसे आप गिर गए मान लो, ठीक है, तो जो गिफ्ट है अपना, तो गिफ्ट डैमेज हो सकता है ना, क्लियर समझ में आ रहा है सबको, गिफ्ट डैमेज हो सकता है। तो देखो इन सबसे बचाने के लिए आप क्या करते हो, पैकिंग करते हो, इसकी प्रॉपर तरीके से पैकिंग करते हो, ठीक है। तो इसीलिए देखो अब यहाँ पे भी देखो हम ये बात पढ़ चुके हैं, इसके पिछले लेक्चर में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली प्रोडक्ट सिंथेसाइज होते हैं। जैसे देखो RER का अगर बात करें तो RER में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, और SER की बात करें तो लिपिड सिंथेसिस होता है, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। अब देखो ये जो प्रोटीन और ये जो लिपिड सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो ये सिंथेसाइज होने के बाद इनको एज सच अपन किसी टारगेट जगह पे भेज नहीं सकते। क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि देखो इनका डैमेज होने का या डिग्रेड होने का चांसेस है। कैसे, क्योंकि देखो आगे अपन एक ऑर्गेनल पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखो होता क्या है कि अगर ऐसे कोई नेसेंट या फिर कोई नेकेड अगर प्रोटीन ऐसे मतलब सेल में पाया जाए तो उसके डिग्रेड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है सबको। अगर जो प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रोटीन मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म हुआ, ठीक है, तो अगर ऐसा अगर वो मतलब ट्रैवल कर रहा है सेल के अंदर, अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ठीक है ना, क्लियर है, तो ऐसा वो अगर घूम रहा है तो वो डैमेज होने के चांसेस है, डिग्रेड होने के हाईली चांसेस है उसके, ठीक है ना, क्लियर है सबको। क्योंकि अपन जानते हैं देखो प्रोटीन जो है वो काफी अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है, तो कुछ भी जरा सा पीएच या टेम्परेचर का वेरिएशन उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन जो है वो मतलब किसी काम का नहीं रहेगा वो, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अगर चेंज होगी तो, ठीक है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो मटेरियल सिंथेसाइज हो रहे हैं उनको पैक किया जाए, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब देखो होता क्या है, देखो तो यहाँ पे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो यहाँ से जैसे कोई सब्सटेंस फॉर्म होता है, सपोज प्रोटीन की बात करें अपन, प्रोटीन फॉर्म होता है, ठीक है ना, क्लियर है सबको, यहाँ से प्रोटीन फॉर्म होता है, देखो, ठीक है, सपोज अगर बात करें यहाँ से देखो ये प्रोटीन फॉर्म हो चुका है, ठीक है ना, क्लियर है। ये कहाँ से आया, ये क्या चीज है, ये एक प्रोटीन है जो फॉर्म हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वहां से प्रोटीन फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब ये प्रोटीन अगर ऐसे जाएगा, ऐसा अगर ये ऐसे साइटोप्लाज्म में ट्रैवल करेगा तब तो क्या हो जाएगा, इसके डिग्रेड होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो फिर अब क्या होता है, देखो ये सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जाता है गोल्जी बॉडी में थ्रू द सिस फेस, ठीक है। सिस फेस का रोल कहाँ पे, सिस फेस एक्चुअल में ये जो मटेरियल होते हैं जो कि गोल्जी बॉडी में एंटर करने वाले हैं, ये सिस फेस से ही एंटर करते हैं, ठीक है ना, सिस फेस से एंटर करते हैं। तो ये कहाँ से एंटर करेगा, सिस फेस से ही एंटर करेगा, ठीक है, एंटर करिए गोल्जी बॉडी में, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इस तरीके से गोल्जी बॉडी में ये पास हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, आ गया यहाँ पे सॉरी, ठीक है। इस तरीके से फिर ये जो है वेरियस जो इसकी चैम्बर है इसमें पास होते रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से वेरियस चैम्बर में ये पास होते रहेगा, ठीक है। इस दौरान जो है इसका कुछ भी अगर मॉडिफिकेशन वगैरह करना है, ठीक है, मॉडिफिकेशन वगैरह अगर करना है तो वो भी यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल चांसेस है। फिर देखो अल्टीमेटली जो है इस तरीके से जो प्रोटीन है वो यहाँ से आके अल्टीमेटली देखो इस तरीके से फिर जो है वो रिलीज हो जाएगा, देखो यहाँ से ये बड बन जाएगा, बड ऑफ हो जाएगा और ये प्रोटीन यहाँ पे पैक हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, हो गया कि नहीं हो गया। जो देखो अब सेफ ये ज्यादा, ये कि ये ज्यादा सेफ है, ये ज्यादा सेफ है, ठीक है ना। ये तो क्या है कि अगर ये इस तरीके से इस फॉर्म में अगर प्लाज्मा में अगर साइटोप्लाज्म में ट्रैवल कर अगर इस तरीके से घूम रहा है तब तो ये डैमेज होने के चांसेस है, डिग्रेड हो सकता है, ठीक है। लाइसोसोम वगैरह भी अपन आगे पढ़ेंगे तो वो इसको डैमेज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इस कंडीशन में हाईली वल्नरेबल है, ठीक है ना, वह हाईली वल्नरेबल है। इसलिए देखो इसकी क्या होती है, पैकेजिंग करती है। पैकेजिंग कैसी होती है मैंने बताया आपको, जो प्रोडक्ट है जो प्रोटीन है वो पहले इस तरीके से गोल्जी बॉडी में एंटर करेगा, फिर यहाँ से होते हुए इस तरीके से थ्रू द वेरियस मेम्ब्रेनस चैनल्स ये ऐसे होते हुए फाइनली जो ये लास्ट वाला जो ट्रांसफेज है, ट्रांसफेज से ये बड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रांसफेज होता है वहां से वो एग्जिट करता है, सिस फेज से एंट्री करता है,
ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सिस फेज वो फेज है जहां से मटेरियल एंट्री करता है, ठीक है, और ट्रांस फेज वो फेज है जहां से वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो ट्रांस फेज को अपन एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द फॉर्मिंग फेज। ट्रांस फेज को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। ट्रांस फेज को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ट्रांस फेज को क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, क्लियर है। सिस का आप समझ चुके हो, सिस का क्या होता है, सिस फेज से मटेरियल जो है एंटर करते हैं सिस फेज से, और ट्रांस फेज से वो एग्जिट करते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5th पॉइंट, जो अपन ने, ठीक है, जो अपन ने बोला था उसी को अपन एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, आप भी इसको नोट डाउन कर लो। मटेरियल synthesized near the ER is packaged and dispatched to the targets, ठीक है। Material synthesized in near the ER is packaged and dispatched to the targets inside and outside of the cell, ठीक है, क्लियर सबको। एक मिनट, ठीक है ना। देखो अपन क्या बात करें, जो भी मटेरियल सिंथेसिस होने वाले हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर अबाउट जो मटेरियल सिंथेसिस होंगे, चाहे वो जैसे प्रोटीन हो चाहे लिपिड हो, ठीक है, तो बेसिकली उनका पैकेजिंग होती है और उसको डिस्पैच करते हैं अपन टारगेट तक, ठीक है, जो टारगेट होता है हमारा, ठीक है, जो टारगेट होता है, टारगेट कहीं भी हो सकता है, वो इंट्रासेल्युलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर भी हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर है। हमको किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सेल के बाहर भी हो सकती है और सेल के अंदर भी हो सकती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, बेसिकली जैसे लिपिड है तो उसकी रिक्वायरमेंट मान लो सेल के अंदर है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड है, ठीक है, तो वहां भी उसका रोल है, क्लियर है सबको। तो जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होगा, बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो ऐसा जो है डायरेक्टली वो ट्रेवल नहीं कर सकता जहां तक उसको जाना है, टारगेट जगह तक, ठीक है। पहले उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी, पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है गोल्जी बॉडी, ठीक है ना, क्लियर है। वो मटेरियल कहां से एंटर करेगा वो सिस फेज से, ठीक है, एग्जिट करेगा ट्रांस फेज से, ठीक है। सिस फेज होती है टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ट्रांस फेज होता है अवे फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांस फेज इज आल्सो नोन एज फॉर्मिंग फेज, ट्रांस फेज को अपन फॉर्मिंग फेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है सबको, समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए अब देखो इसके बेसिक अपन जो है फंक्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए फंक्शंस, ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फंक्शन जो कि अपन कब से बात करें, पैकेजिंग का, ठीक है ना, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन लिख लीजिए, देखो स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ materials synthesized in the ER, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट फंक्शन क्लियर है, देखो स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द ER, ठीक है ना। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल सिंथेसाइज होने वाले हैं उनका स्टोरेज कर सकता है, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग कर सकता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या होता है, सिंपल देखो कई बार क्या होता है ना कि देखो जो प्रोटीन होता है, मतलब देखो ये हायर क्लास में आपके जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन आपके हायर क्लासेस में आएगा, ठीक है। बेसिकली देखो हमको कई बार कोई प्रोटीन होता है तो उसकी एन टर्मिनल या सी टर्मिनल पे हमको कुछ जो है कुछ मॉलिक्यूल कुछ कंपाउंड हमको बाइंड करना पड़ता है, जैसे कभी कोई शुगर हमको बाइंड करनी पड़ती है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको।
ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ सकते हैं। मॉडिफिकेशन किस में होते हैं, चेन में हो सकते हैं। कोई प्रोटीन है उसकी चेन है तो उसकी चेन में कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ ग्रुप हटाना हो, कोई ग्रुप लगाना हो, ठीक है। एन टर्मिनल पे, सी टर्मिनल पे, कोई बेसिकली कुछ भी अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो भी वो यहाँ पे हो सकता है। होता है ना कई बार, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ प्रोटीन है, ठीक है, तो उसका हमको कुछ स्ट्रक्चर में कुछ थोड़ा सा चेंज चाहिए, ठीक है ना। क्लियर सबको। तो ये सारे मॉडिफिकेशन कहाँ होते हैं, गोल्जी बॉडी में होते हैं। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल भी अपन बात कर चुके हैं, क्लियर है। एक वेसिकल में वो आ जाता है, एक वेसिकल में वो आ जाता है, ठीक है ना, जो भी प्रोटीन होता है वो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन। समटाइम्स formation of complex sugar from simple sugar, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स शुगर का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो जैसे अगर अपन बात करें जैसे ग्लाइकोलिपिड हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन हो गए, तो कई बार देखो कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी में होता है। अभी तक के लिए बस इस लेवल पे अपन बस इतना समझेंगे कि हाँ कॉम्प्लेक्स शुगर जो होती है, ठीक है ना, जितने भी आपके ग्लाइकोप्रोटीन हो गए, ग्लाइकोलिपिड हो गए, ठीक है ना। और अगर अपन बात करें बहुत सारे जैसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड हो गए, ठीक है, आपके एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन हो गए, म्यूकोपॉलीसेकेराइड हो गए, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती है, ठीक है, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के मतलब स्ट्रक्चर में भी पार्ट ले सकती है, ठीक है। तो इस तरीके की कॉम्प्लेक्स शुगर का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है, अगर अपन बात करें तो गोल्जी बॉडी में होता है, ठीक है ना। क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड और लास्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब देखो लाइसोसोम क्या होता है, ये अभी अपन नेक्स्ट बात करेंगे। लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जो इस तरीके से बर्ड ऑफ हो जाता है, वो अभी अपन नेक्स्ट उस पार्ट में देखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है। क्लियर है सबको। एक बार मैं वापस रिवाइज करा लेता हूँ फटाफट, 2 मिनट में फटाफट एक बार अपन वापस रिवाइज करा लेते हैं, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके का मेम्ब्रेनस बाउंड एक फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है जो अरेंज होते हैं पैरेलली, ठीक है, एक सैक में, जिसको अपन बोलते हैं सिस्टर्न्स, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। कोई इसके सिस फेज होता है और ट्रांस फेज होता है। ट्रांस फेज फॉर्मिंग फेज सिस फेज से जो है एंटर करता है। तो कोई भी मटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म हुआ है वो वहां से एंटर करेगा सिस फेज में, सिस फेज से फिर वो इसे पास होते हुए कहाँ आएगा, अल्टीमेटली ट्रांस फेज से वो बर्ड ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। बेसिकली फंक्शन क्या होता है इसका, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर, ठीक है ना। क्लियर सबको। किसी भी प्रोडक्ट को अगर कहीं भेजना है, कहीं टारगेट जगह पे भेजना है, वो टारगेट कहाँ हो सकता है, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी हो सकता है। तो अगर वहाँ पे भेजना है तो इसकी जरूरत पड़ती है, गोल्जी बॉडी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा सबको, ठीक है। तो चलिए ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक बस अपना यही हुआ। नेक्स्ट अभी अपन और देखते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनल देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम का, ठीक है। अभी अपन गोल्जी बॉडी देख चुके हैं, नेक्स्ट अपन ऑर्गेनल देखते हैं विच इज लाइसोसोम, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, गोल्जी बॉडी से होता है, ठीक है ना। लाइसोसोम भी गोल्जी बॉडी से फॉर्म होता है। अभी बात करते हैं अपन लाइसोसोम की। लाइसोसोम, ठीक है। अब देखो लाइसोसोम होता क्या, बेसिकली लाइसोसोम एक सिंपल एक मेम्ब्रेन बाउंड एक सैक है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। कुछ ही नहीं, सिंपल एक सैक है। ये सैक का मतलब जैसे एक होता है ना, जैसे थैली होती है, एक सैक होता है, थैली होती है, जैसे थैली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो उस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर फिल्ड होते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। देखिए
membrane bound sac filled with digestive enzyme. ठीक है, क्लियर है। सिंपल देखो कुछ भी नहीं, सिंपल इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म होता है लाइसोसोम से, सॉरी जो फॉर्म होता है गोल्जी बॉडी से। इस तरीके इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब देखो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से होते हैं, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अभी अपन बात करेंगे बहुत सारे इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। इसको अपन क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। ठीक है ना, क्लियर है सबको, लाइसोसोम। देखिए ठीक है देखिए, तो सिंपल अपन बात कर चुके हैं। ये क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड होता है। ठीक है, अब देखो पहले तो अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम से हमारा मीनिंग क्या है। देखो डाइजेशन बेसिकली डाइजेशन का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन करना। किसी भी सब्सटेंस को अगर आप ब्रेक डाउन करो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डाइजेशन, टू ब्रेक डाउन, है ना, क्लियर यहाँ तक। अब देखो दो तरह के डाइजेशन होते हैं, जब हायर क्लास में पढ़ेंगे अपन तब दो तरह के डाइजेशन होते हैं बेसिकली। फर्स्ट टाइप इज द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन एंड सेकंड टाइप इज द एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन क्या होता है, देखो सिंपल शब्दों में समझे तो जिसमें कि देखो जो डाइजेशन यानी कि जो फूड को ब्रेक डाउन वाला पार्ट है वो सारा पार्ट सेल के बाहर होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन में सेल के, देखो जैसे सपोज ये सेल है, ठीक है ना, क्लियर है, और ये फूड पार्टिकल है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन में क्या होता है कि ये फूड पार्टिकल बाहर ही रहेगा और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इसके ऊपर मतलब जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये मतलब बाहर ब्रेक डाउन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, ये इस तरीके से बाहर ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर जो है ये अंदर ऐसे इनगल्फ कर लेगा फूड। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, यानी कि सेल के बाहर डाइजेशन हो जाना, सेल के बाहर ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो एक होता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, जैसे हमारे बॉडी में बात करें तो हमारी बॉडी में कौन सा डाइजेशन होता है, कौन सा डाइजेशन होता है, कमेंट आप मतलब आंसर दे सकते हो। ठीक है कमेंट में आप देख सकते हो आंसर। देखो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन हमारे बॉडी में कौन सा होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, हम देखो हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास देखो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा का पूरा। तो पूरा जो फूड है पहले पूरा का पूरा फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, एकदम सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद जो एकदम सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद जाके सेल के अंदर वो एंटर करता है। ठीक है ना, क्लियर सबको, पहले एंटर नहीं करता है, सेल के पूरा डाइजेस्ट होने के बाद वो हमारे सेल के अंदर एंटर करता है। तो इसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के बाहर ही डाइजेस्ट हो गया वो। ठीक है ना, क्लियर है, सेल के बाहर ही वो डाइजेस्ट हो गया। अब देखो एक होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में बेसिकली देखो फूड पार्टिकल्स पहले एनगल्फ करते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा करता है। अमीबा क्या करता है, फूड को पहले इनगल्फ कर लेता है सूडोपोडिया से, मतलब एंडोसाइटोसिस से उसको इनगल्फ कर लेता है। उसके बाद उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम स्प्रेड करता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसका डाइजेशन हो जाए। अब यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, सेल के अंदर हुआ है, सेल के बाहर नहीं हुआ है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, तो देखो लाइसोसोम का बेसिकली क्या रोल है, लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। तो एंजाइम होते हैं क्या, बेसिकली एंजाइम्स देखो केमिस्ट्री में पढ़ोगे कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या होते हैं, जो कि किसी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, तो एंजाइम ऐसे ही हमारे बायो कैटेलिस्ट होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटेलिस्ट होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव रिएक्शन जो होती है उसको फास्ट कर देते हैं। वो कुछ ही नहीं, बस उसको फास्ट कर देते हैं। अब ये जो एंजाइम बने होते हैं बेसिकली, ये जो एंजाइम बने होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है ना, ये जितने भी एंजाइम है मतलब 99% जो एंजाइम किसके बने हुए हैं, प्रोटीनेशियस एंजाइम है। ठीक है, और प्रोटीन का मैं आपको इससे पिछले वाले में बता चुका हूँ कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, इन द आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन यानी कि एंजाइम का। ठीक है, तो एंजाइम का सिंथेसिस हो गया आरईआर में, उसके बाद फिर वो आता है गोल्जी बॉडी में। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी के बाद फिर वो नेक्स्ट एंटर करेगा, मतलब नेक्स्ट फॉर्म होने वाला है फिर लाइसोसोम। ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम अल्टीमेटली कहाँ से फॉर्म हो रहा है,
गोल्जी बॉडी से हो रहा है ना फॉर्म, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि जो जितने भी प्रोटीन थे ये सब किस में थे, ये सब फॉर्म हुए, मतलब जो प्रोटीनेशियस थे ये सब फॉर्म हुए पहले आरईआर में, आरईआर से फिर वो आया सिस फेज ऑफ गोल्जी बॉडी, फिर उसके बाद सिस फेज से होते हुए ट्रांस फेज ऑफ गोल्जी बॉडी, फिर वहां से वो बड ऑफ हो गए और क्या फॉर्म हो गए, लाइसोसोम, ठीक है ना। तो इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये सब किस में फॉर्म होते हैं, ये सब आरईआर में फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर formed in the RER, ठीक है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर्म होते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो एंजाइम है बेसिकली एंजाइम क्या होते हैं, दीज आर द बायोकैटालिस्ट विच स्पीड अप द डाइजेस्टिव रिएक्शंस, ठीक है ना। दीज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीनेशियस एंजाइम होते हैं, क्लियर है। और प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, इन द RER, ठीक है ना, क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है ना, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अब देखो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, देखो हालांकि इसको भी अपन बात करेंगे, तो देखो कई बार फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, देखो कुछ फॉरेन मटेरियल हो गए या फिर किसी फूड को डाइजेस्ट किया है ना, या फिर देखो कोई अनवांटेड, जैसे अगर अपन बात करें सेल, देखो सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल है, ठीक है ना, तो वो पुराना हो चुका है, तो उसको भी जो है खत्म करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। बेसिकली सेल के अंदर कुछ भी मतलब कुछ कचरा हो गया या फिर अगर कुछ भी ऐसा कोई पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल या फिर कोई पार्टिकल है जिसको रिमूव करना है, ठीक है ना, उसके लिए कौन हेल्प करता है, लाइसोसोम हेल्प करता है, ठीक है ना, क्लियर है। इसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द बॉडी। देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे, वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, फूड मटेरियल्स और एनी फॉरेन पार्टिकल्स are digested by the digestive enzymes, ठीक है ना। देखो बेसिकली देखो अपन ऐसा समझते हैं, सपोज ये सेल है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो फूड था, देखो ये सपोज कोई फूड है, ठीक है ना, ये फूड है जो एंटर कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये एंटर कर रहा है, ये एंटर किया यहाँ से, ठीक है ना, क्लियर है, वो इस तरीके से ये एंटर कर गया, ठीक है। ये कोई फूड पार्टिकल है जो कि इस तरीके से एंटर कर गया, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, लाइसोसोम, ठीक है ना, ये क्या है, सपोज लाइसोसोम, अब लाइसोसोम में क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सेल के अंदर कोई फूड मटेरियल या फॉरेन पार्टिकल इनगल्फ होगा, तो इस तरीके से ये मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, ये नेक्स्ट जो है मूव करना स्टार्ट करेगा, और फिर देखो इस तरीके से ये जो है ये इससे मर्ज हो जाएगी, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम इससे मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे इस तरीके से ये लाइसोसोम मर्ज हो जाएगा, क्लियर है। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, देखो अल्टीमेटली देखो इसका डाइजेशन हो चुका है, ठीक है ना, इस फूड पार्टिकल का क्या हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है। फिर ही देखो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये इस तरीके से बाहर थ्रोन आउट हो जाएंगे, समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पे अपन ने इसको बोला था एक्सोसाइटोसिस, और यहाँ पे अपन इसको बोला था एंडोसाइटोसिस, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो क्या रोल है, यहाँ पे लाइसोसोम, जिससे देखो जैसे कोई फूड मटेरियल एंटर किया तो लाइसोसोम उससे अटैच हो जाएगा और फिर जो है उसको पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया सबको।
5th पॉइंट, देखो ये खास पॉइंट है, लाइसोसोम कंटेन वेरी पावरफुल digestive enzymes which contain almost all type of hydrolyzing enzyme, ठीक है ना। देखो बेसिकली लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं बेसिकली वो हर टाइप के एंजाइम होते हैं, वो अभी अपन बात करेंगे आगे जाके, ठीक है ना। बेसिकली इसमें हर तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, बहुत सारे तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। ये इसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले होते हैं, ठीक है ना, प्रोटीओजेस वगैरह होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले होते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले होते हैं, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले होते हैं। फिर देखो अगर हम बात करें जितने भी आपके जो बायोमोलिक्यूल होते हैं ना, हर एक बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है सबको। तो इस तरीके से जो भी फूड है, चाहे कोई भी फूड है, वो इसको क्या कर सकता है, ठीक है, वो इसको इनगल्फ कर सकता है, मतलब उसको डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी फंक्शन की, फंक्शंस, ठीक है। फर्स्ट देखो, कीप्स द सेल क्लीन, कीप्स द सेल क्लीन, कीप्स द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग any foreign materials, ठीक है ना। ये सेल को क्लीन रखता है एक तरह से, ठीक है, समझा सबको। सेल को क्या करता है, ये क्लीन करता है, कोई भी जैसे फॉरेन मटेरियल आ जाए तो उसको ये फटाफट से डिग्रेड कर देगा, ठीक है। और उसके बाद आप जानते हो फिर क्या होने वाला है, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट देखो, डाइजेस्ट worn out or old cell organelle, ठीक है ना। डाइजेस्ट worn out और ओल्ड सेल ऑर्गेनल। देखो लाइसोसोम जो होता है बेसिकली इसका एक और क्या रोल है, देखो सेल के अंदर देखो कोई सेल है तो ऐसा नहीं कि उस सेल के अंदर जो है जो सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, तो बेसिकली वो सेल ऑर्गेनल हमेशा वैसे के वैसे सच बने रहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो सेल को अपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे वर्क करना पड़ता है, मैक्सिमम अपनी परफॉर्मेंस उसको देनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे हर एक की मतलब है ना, जैसे एज होती वैसे सेल ऑर्गेनल की भी एज होती, वो भी धीरे धीरे जो है डैमेज होने लगता है। आप भी जानते हो कि बने हुए तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स की है, ठीक है, जब तक वो एनर्जी है तब तक वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे फिर वो ओल्ड होने लगते हैं, सेल ऑर्गेनल भी धीरे धीरे ओल्ड होते रहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, प्रॉपर उनकी एफिशिएंसी उतनी नहीं रह पाती जितनी वो फ्रेश सेल में थी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्योंकि देखो लाइसोसोम के पास तो सारे एंजाइम है ही, डाइजेस्टिव एंजाइम सारे के सारे, तो वो क्या करता है कि जो वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और फिर जो है उनकी जगह रिसाइकलिंग से नए सेल ऑर्गेनल का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से सेल जो है अपने टोटल अपनी हाई परफॉर्मेंस पे वो वर्क इजीली कर सकता है, ठीक है। जो पुराने सेल ऑर्गेनल उनको लाइसोसोम डिग्रेड करके नए सेल ऑर्गेनल का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो भी इसमें हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, लास्ट पॉइंट अपना, प्रोटेक्ट्स द अदर cells if protects the other cell if there is an infection, ठीक है ना। protects the other cell if there is an infection, the lysosome will burst out and will digest the complete cell,
कंप्लीट सेल। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो लाइसोसोम बेसिकली इसका सबसे अच्छा रोल क्या है, देखो हाँ ठीक है, ये इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और ये मतलब फूड पार्टिकल को कर सकता है, फूड पार्टिकल को मतलब डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, कोई फॉरेन मटेरियल आ जाए उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है। पर देखो फिर भी बात यह थी कि देखो ये लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर इतने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है क्यों, ये किस काम के लिए रखा, मतलब ये क्या ये डेंजरस कंडीशन नहीं है सेल में इसको रखने की, क्योंकि अगर मान लो गलती से अगर ये लीक आउट हो गया तो क्या होगा। देखो लाइसोसोम जो होता है बेसिकली वो होता ही इसलिए क्योंकि सेल की सिक्योरिटी के लिए, मतलब देखो कभी कल को मान लो ऐसा हुआ कि कोई इन्फेक्शन हो गया सेल के अंदर, ठीक है ना, सेल के अंदर इन्फेक्शन हो गया, अब देखो वो सेल तो गया काम से, जिस सेल में इन्फेक्शन हुआ वो तो गया, ठीक है, तो अब क्यों ना बाकी सेल को बचा लें हम, वो सेल तो गया उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता अब। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में लाइसोसोम जो है बर्स्ट आउट हो जाता है। तो होता क्या कि वो जो करंट सेल है, करंट सेल तो खत्म वैसे वो तो वैसे खत्म होना था, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा जो डाइजेस्टिव एंजाइम स्प्रेड आउट हो जाएंगे और उस पूरे के पूरे सेल को ही डिग्रेड कर देंगे। ठीक है, जो उसके साथ साथ जो उसके जो भी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स थे, वायरस हो गए या जो भी बैक्टीरिया था, तो वो सबके सब उसके साथ डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है सबको। तो इस तरीके से जो सेल है वो खुद अपने आप की कुर्बानी देके, मतलब खुद अपने आप को खत्म करके वो दूसरे बाकी सेल्स को बचा लेता है। ठीक है ना, एक तरह से उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सुसाइड बोल सकते हैं। ठीक है ना, सुसाइड जानते हैं ना, सुसाइड में क्या हो रहा है, सिंपल जो सेल है वो खुद ही अपने आप को किल कर ले रहा है। क्यों, बाकी ताकि देखो बाकी सेल्स बच जाए, वो खुद तो खत्म हो जाएगा लेकिन बाकी सेल्स बच जाएंगे। ठीक है ना, दैट्स व्हाई दिस ऑर्गेनेल और द लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके नाम से इसको जाना जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है ना, इसका इस पॉइंट का ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन है, लाइसोसोम है। क्यों बात करें अपन, क्योंकि देखो लाइसोसोम में हर तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम है, ऑलमोस्ट किसी को भी डाइजेस्ट कर सकता है वो, इनफैक्ट पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो कभी इमरजेंसी कंडीशन में कि इन्फेक्शन हो चुका है, अब क्या करें, अब सेल के पास सेल तो मतलब देखो होता है ना कि पुराने जमाने में होता था कि कोई किला है, किला भेज दिया है, ठीक है, किला मतलब ऐसे तो अब भेज दिया, किला में से कोई घुस नहीं सकता, बट मान लो बाई चांस घुस गया तो अब क्या करें, तो अब तो घुस तो चुके ही, तो अब क्यों ना लड़ाई करते करते मरे, तो उसमें शहीद भी हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन है, जो सेल है अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना, तो अब वो सेल तो वैसे ही गया। ठीक है, तो क्यों ना इसको पूरा डाइजेस्ट कर दे, तो हो सकता है वो आगे इन्फेक्शन फैले नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेल अपना सुसाइड कर लेगा, लाइसोसोम बस्ट आउट हो जाएगा, एंजाइम बाहर आ जाएंगे और सबको डाइजेस्ट कर देंगे, बैक्टीरिया से लेकर पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया सबको। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो इन चीजों को। ओके, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया सबको। ओके, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड लक।